मुझे यह समझाने अथवा कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके द्वारा उठाया गया ये बिंदु तो स्वयं इस बात को स्वीकारने के समान है कि इनकी सरकार के कार्यकाल में काम समय से होते ही नहीं थे। क्या मुझे यहाँ फिर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को गणित याद दिलानी पड़ेगी? यह तो सब देख ही सकते हैं कि यहाँ भी इनके 5 वर्ष पर हमारा 1 वर्ष भारी पड़ गया है। हमारी सरकार का ध्येय है सर्वजन हिताय समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों का बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सार्थक विचार रखने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ आम जनता एवं सभी स्टेक होल्डर्स ने भी बजट का खुले दिल से स्वागत किया है तथा समस्त प्रदेश में नवीन आशा का व विश्वास का संचार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए प्रेरणा मंत्र सबका साथ सबका विकास के अनुसरण में हम प्रदेश की विकास यात्रा में सभी को साथ लेकर सतत रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं विपक्ष के उन साथियों का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने बजट की सकारात्मक आलोचना करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे विपक्ष के साथियों को मौका नहीं मिला इस बजट में भाग लेने का, लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत सारी बातें रखी। मैं उन पे भी कुछ बताना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूं। हमारी सरकार सभी प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लेंगे। हम सदा से ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं, किंतु प्रतिपक्ष के कुछ मान्य सदस्यों ने मात्र राजनीति से प्रेरित होकर बिना तथ्यों के शेख चिली, थोती एवं मिथ्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया और इससे भी स्पष्ट है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में कोई भी सार्थक कमी निकालना संभव ही नहीं था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़े, जिनकी मुझे लगता है अच्छी तरह से आपने आंकड़ों पे भी ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे आपने जो अभी आंकड़े रखे वो सही नहीं है। उन पे अभी मैं कुछ समय के बाद आपको बताना चाहूंगी, लेकिन एक बार आप फिर से चेक करवा लें। बहुत ही गलत है। और ये बार बार आप क्या कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता को कर्जे में डुबोया है। डुबोने का काम तो आपने किया, कर्जा हम उतारेंगे। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर्जा उतारने का काम करेगी। साथ ही यह भी एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई मान्य सदस्य इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ही नहीं ले पाए तथा उनकी क्षेत्र की जनता ने उन्हें क्षेत्रीय बिंदुओं से अवगत कराने की जो महती जिम्मेदारी दी थी उसे भी वो नहीं निभा पाए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की जो कविता थी, मुझे लगता है कि वो उनके जो 5 वर्ष थे, उनकी सरकार के 5 वर्ष, वो वही कहानी थी, हमारे बारे में कुछ नहीं था। और वैसे दोबारा मैं कहना चाहूंगी कि जो आपका पूरा जो भाषण था, अब क्या करें, बहुत जोर जोर से चिल्ला के आपने कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होता माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, काम करने से होता है। और प्रदेश की जनता देख रही है कि काम कौन कर रहा है और झूठी बातें, झूठी घोषणाएं किस सरकार ने की। एक आपने जो बात रखी, सरपंचों, नगरीय निकायों का फाइनेंस कमीशन का गत सरकार के समय का फंड भी हमें देना पड़ा, हमारी सरकार को देना पड़ा। आप आंकड़े दोबारा देख लें, दोबारा जांच कर लें। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान 3-4 महीनों तक बकाया रहता था, जबकि हमारी सरकार ने जनवरी 2025 तक का भुगतान कर दिया है। फिर से आप अपने आंकड़े चेक करवा लें।
माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बजट में एसेट मोनेटाइजेशन के कंपोनेंट्स लैंड एग्रीगेशन, लैंड पूलिंग और इन्वेट लगता है पढ़ा ही नहीं। एसेट बेचने की बात नहीं होती है। एसेट मोनेटाइजेशन के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हम बेचेंगे। मुझे लगता है आपने ठीक से ना तो बजट सुना, ना बाद में जाके उसको पढ़ा। अब अगर निंदा ही करनी है तो थोड़ा सोच समझकर पढ़ के करें ना। हाँ, और आपको तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सोचा होगा कि शायद बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले, क्योंकि पिछली बार भी अवसर नहीं मिला। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो अवसर मिला ही नहीं नेता प्रतिपक्ष जी को। बहुत दुख की बात है। अभी तो मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से अवसर मिला। बहुत धन्यवाद देती हूं मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रयास किया कि समझौता हो, ठीक से चर्चा हो और एक डेमोक्रेसी की पालना होनी चाहिए। सदन में चर्चा होनी चाहिए, सही सकारात्मक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। हम लोग सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन गलत आंकड़े तो बिल्कुल नहीं सुने। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य द्वारा सदन में टिप्पणी की गई बजट 2025-26 में कुछ कार्य, विशेषकर सड़कों के ऐसे कार्य भी, जो कि अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य सम्मिलित किए गए जिनकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं एनआईटी जारी हो गई है, वह राशि केंद्र सरकार देती है। साथ ही सदन के बाहर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बाहर भी कहा, अब तो सदन के अंदर भी कहा। इस पर मैं कहना चाहूंगी, ज्यादा कहते हैं थोड़ा समझते हैं वो, हकीकत कुछ होती है, बयां कुछ और करते हैं वो। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष हाथ में लिए जाने वाले कार्यों का बैठिए, नो डिस्टर्बेंस। मुझे वापस नाम लेना पड़ेगा। रोडमैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया विगत कई वर्षों से प्रदेश में अपनाई जाती है। हमारे द्वारा बजट में सड़कों से संबंधित की गई घोषणा में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा CRIF के अंतर्गत स्वीकृत कार्य भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा इन कार्यों की केंद्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति की दिनांक को मुद्दा बनाया जाना निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। ये गत सरकार के समय उत्पन्न ऐसी ही स्थिति को कितनी आसानी से भूल गए। उस समय बोल देते, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, आपकी सरकार करे वो सही है, हमने तो सिर्फ उसके बारे में विवरण दिया है, वो गलत है क्या? इस वित्तीय वर्ष में केंद्र के द्वारा मार्च-दिसंबर 2024 में 27 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनकी राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च-जनवरी 2025 में जारी करने के उपरांत बजट में इनकी घोषणा की गई है। इन सभी कार्यों पर कार्यादेश उपरांत व्यय आगामी वर्ष ही होगा। ये प्रक्रिया योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दोहरे मापदंड वाले आचरण में को मैं सभी के समक्ष उजागर करने के लिए इन्हें वर्ष 2023-24 में गत सरकार के समय की याद दिलाना चाहूंगी। दिनांक 17/3/2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा सदन में की गई घोषणाओं में प्रश्न 25 व 26 पर CRIF के अंतर्गत अंकित ROBs भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त घोषणा से पूर्व 21 फरवरी को ही स्वीकृत किए जा चुके थे। तब इन सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मीडिया में राइजिंग राजस्थान और अब तो सदन में भी उन्होंने बात रखी है कि अंतर्गत भरतपुर के एक MOU के संदर्भ में भी बेमानी टिप्पणी की। आपने अभी जो बात रखी सदन में, उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से नए होटल की स्थापना भी हमारे विपक्ष की साथियों को नहीं सुहा रही है।
वे सभी जिलों में हो रहे विकास तथा उपलब्ध हो रहे रोजगार के अवसरों से प्रसन्न होने के स्थान पर विचलित होते नजर आ रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, आपको इसमें भी समस्या हो रही है। अरे कुछ रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, राजस्थान विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, आपको समस्या हो रही है। एमओयू धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उसमें आपको समस्या हो रही है। एक तरफ कह रहे हो एमओयू धरातल पर नहीं उतर रहे, दूसरी तरफ जो उतर रहे हैं उनमें आपको समस्या हो रही है। तो आप सोच लीजिए आपको बोलना क्या है, सोच समझ के बोलिए। हाँ, जल्दबाजी में थोड़ा आज लगा ऐसा, आज सबको मुझे लगता है ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपने जल्दबाजी में तैयारी की थी पहले से। और हाँ, वो इतना सा ही निवेदन है कि एमओयू पहले होता है या होटल पहले बनता है, ये बता दो। माननीय मुख्यमंत्री श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बजट को समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं विभिन्न संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,20,000 से अधिक सुझाव हमको प्रेषित किए गए। इनमें मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वंचित वर्गों, जनजाति के विकास आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर यथासंभव बजट में शामिल करने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाओं, युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, किसानों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों, युवाओं, मेधावी विद्यार्थियों आदि के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई और राज्य के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को भी बजट में स्थान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष के कार्यकाल में त्वरित गति से लिए गए निर्णयों तथा संपादित किए गए कार्यों को देखते हुए आज आमजन में हमारी सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। मैं माननीय सदन को कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष तथा हमारे एक वर्ष में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूंगी। टैबलेट वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 0, हमारी सरकार का एक वर्ष 88,800। चलिए, सोलर पंप की स्थापना 1,200, इनकी गत सरकार का अंतिम वर्ष में सिर्फ 1,200 सोलर पंप की स्थापना। हमारी सरकार का एक वर्ष 28,884। अब स्कूटी वितरण की भी बात कर लेते हैं, जिसपे आपने एक बात रखी है अभी। स्कूटी वितरण, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,232, हमारी सरकार का एक वर्ष 24,517। अरे समय वाली खड़ी है, वो ही बांट रहे और बटी भी नहीं है अभी। आपने क्यों नहीं बांटी? मंत्री जी, आपके पड़ोस में डिप्टी सीएम साहब हैं। अभी 5 दिन पहले इन्होंने जवाब दिया कि स्कूटी हम इसलिए नहीं बांट पाए कि विधानसभा की आचार संहिता आ गई, फिर लोकसभा की आचार संहिता आ गई, इस वजह से नहीं बांट पाए। संख्या बताइए, संख्या आपको। चलिए, अभी और भी है। गेहूं की खरीद
मेट्रिक टन, गत सरकार का अंतिम वर्ष 4,38,000। हमारी सरकार का एक वर्ष 12,05,000, 3 गुना, लगभग 3 गुना ज्यादा। अब क्या प्रतिपक्ष के हमारे साथी ये गणित स्वयं ही नहीं देख पा रहे हैं कि इनके अंतिम चुनावी साल और हमारा पहला साल, ये आपका अंतिम चुनावी साल था जिसमें ये आंकड़े थे। सोचिए, अब बहाने बहुत हैं, करते रहे। अब ये है हमारे काम करने की गति, ये है हमारे लक्ष्य प्राप्त करने का जुनून। हमारी अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार को केंद्र सरकार से प्रदेश की जनता के हित में तथा उनकी खुशहाली के लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के विरुद्ध वर्ष 2025-26 में 17,653 करोड़ रुपए अधिक अर्थात 85,716 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। डबल इंजन का कमाल है ये, डबल इंजन की सरकार। अभी आपने बोला तो डबल इंजन की बात बता रही। इनके अलावा केंद्र सरकार की शासकीय स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 वर्षीय इंटरेस्ट फ्री लोन के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 8,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। हमारे द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करने एवं परफॉर्मेंस के कारण ये राशि इस योजना अंतर्गत अब तक प्राप्त राशियों में सर्वाधिक है। भविष्य में इस राशि में भी वृद्धि होना संभावित है। वित्तीय संसाधन जुटाना। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लिए संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य तथा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन चकित रह गई कि जनता से हमारे द्वारा किए गए वादों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का जो हमारा कार्य है उसकी भी चिंता विपक्ष कर रहा है। ठीक, उस समय आपने कर ली होती जब आपकी सत्ता थी, आपकी सरकार थी, तो आज शायद स्थिति कुछ और होती। लगता है अभी तक इनका सत्ता का मोह भंग नहीं हुआ। आपका बस यही, रात को सपने देखते हैं ये। वैसे तो अगर जनहित में अपने सच्चे मन से चिंता करते हुए इन्होंने हमारा साथ देने का निश्चय किया है तो मुझे और हमारे सभी साथियों को अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ और ही कहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ ही टैक्स पेयर्स की सुविधा एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आईटी इनेबल्ड प्रोसीजरल री इंजीनियरिंग तथा सिस्टमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही राज्य के रेवेन्यू में अधिकाधिक वृद्धि होना निश्चित है। यद्यपि मैं बजट प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के संबंध में विस्तृत रूप से बता चुकी हूं, किंतु विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं से ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो ध्यान से सुना ही नहीं या इन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आया। इसलिए मैं पुनः सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि आगामी वर्ष रिफाइनरी प्रारंभ होने के फलस्वरूप लगभग 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वैट प्राप्त होगा। अभी मैं एसेट मोनेटाइजेशन की दोबारा आपको बात समझाती हूँ। एसेट मोनेटाइजेशन यथा लैंड पूलिंग, लैंड एग्रीगेशन, इन्विट्स के माध्यम से 4,750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
और मैंने आपको ये भी बताया एसेट मोनेटाइजेशन का ये ही मतलब नहीं होता है कि कोई सरकार की जमीनें बेच रहा है। इसका मोनेटाइजेशन एसेट को सही तरह से उसका उपयोग करने की बात मैंने कही। आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल आपको समय पर यह भी बता देंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई छुपाने की बात नहीं। हम प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाकर सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेब्ट के संबंध में होलिस्टिक एवं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है। हमारी सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को सब्सक्राइब किया गया एवं इसके साथ ही हमने आरबीआई द्वारा संचालित गारंटी रिडम्पशन फंड की भी ऑनबोर्डिंग की है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 24-25 में 500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। साथ ही इन कदमों को उठाने के फलस्वरूप राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्वों में बढ़ोतरी भी नहीं होती। हमारी सरकार विशेष आहरण सुविधा, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी तथा मार्गोपाय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से भी कम ब्याज दर पर लगातार संसाधन जुटा रही है। साथ ही हमने अब इस कड़ी में ग्रीन फंडिंग को भी लेवरेज करने का लक्ष्य रखा है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने गत सरकार के कार्यकाल के समय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के अनुमान को हमारे द्वारा सरकार बनाने पर कम कर 26,646 करोड़ रुपए करने की बात कही। मुझे यह समझाने अथवा कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनके द्वारा उठाया गया ये बिंदु तो स्वयं इस बात को स्वीकारने के समान है कि इनकी सरकार के कार्यकाल में काम समय से होते ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष ये तथ्य रखना चाहूंगी कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक 5 वर्षों में केवल 35% ही बढ़ा, वहीं हमारे प्रथम वर्ष में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर 44% बढ़ाकर 38,288 करोड़ रुपए रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों में 53,686 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। क्या मुझे यहाँ फिर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को गणित याद दिलानी पड़ेगी? यह तो सब देख ही सकते हैं कि यहाँ भी इनके 5 वर्ष पर हमारा 1 वर्ष भारी पड़ गया है। हमारी सरकार का ध्येय है सर्वजन हिताय समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयासरत हैं और मैं यह कहना चाहूंगी कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर।